हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कोटेशन। तो दोस्तों आज का कोटेशन क्या है? आज का कोटेशन ये है कि आज है नए महीने की नई तारीख। जो भी नया महीना होता है वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकता है अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करो तो। जब भी हम कोई भी नया काम करते हैं या फिर तैयारी शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि पहली तारीख से हम इस चीज़ को शुरू करेंगे और हम इसी को देखते हुए अपने बाकी जो दिन होते हैं उसको हम व्यर्थ करते जाते हैं। तो आज जो है आज है पहली तारीख अप्रैल महीने की। आज से आप प्लान बनाइए कि आपको इस पूरे महीने में, आने वाले 6 महीने में या फिर आने वाले 1 साल में आपको क्या करना है। तो अगर आप चाहो आज से अपने तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट कब कवर कर लेना है, किसका रिवीजन कब कर लेना है। ये सब चीज़ आप जब तक नहीं करोगे आपकी तैयारी एक सही रास्ते पे नहीं आएगी। तो इसको आप लागू करिए, अपनी लाइफ में बहुत सुधार होने वाला है। चलिए देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? किसकी बात हो रही है? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की। इसका ये 6वें नंबर का संस्करण है। तो बताइए कि ये कहाँ पे किया जाएगा। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो ये होने वाला है बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में। ए कहाँ पे होने वाला है? थाईलैंड देश में होने वाला है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। बिम्स्टेक का 6वें नंबर का शिखर सम्मेलन कब से शुरू होने वाला है? 4 अप्रैल से। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में। इस बार का जो विषय होगा, थीम होगा, वो होगा समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ये इस बार का विषय है। थीम भी एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। और अगर बात करें पिछली बार कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो पिछली बार जो हुआ था तो वो 5वें नंबर का था, 2022 में हुआ था और वो हुआ था कोलंबो में, यानी कि श्रीलंका में हुआ था 2022 में। और अब 2025 में हो रहा है 6वें नंबर का शिखर सम्मेलन। कहाँ पे? बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि क्यों किया जा रहा है ये? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये 7 देशों के बीच में होता है। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इन देशों के बीच में आपस में कैसे सुरक्षा, कैसे विकास में होने वाली जो भी चुनौतियां हैं उनको हमें कैसे निपटना है, इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बातें होती है। कहाँ पे? बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में, जो कि इस बार का कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है बिम्स्टेक के बारे में। तो ये है क्या, कब बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हमारे इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आता है लेकिन ये इतना बड़ा है तो चांस बहुत कम है आने का, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी के जो भी आसपास में देश है उनका ये आर्थिक सहयोग करने का एक संगठन है। इसमें हमने बताया है कि कौन कौन से देश शामिल हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है। स्थापना इसका हुआ था 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत। ओके, इसका जो मुख्यालय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस बार आने की संभावना ज़्यादा है। कहाँ पे है ये? ढाका यानी कि बांग्लादेश में है। और हमने बताया है कि पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। और जब से इसका मतलब गठन हुआ है 1997 में, उसके बाद से सिर्फ इसका 5 शिखर सम्मेलन हुआ है। कब कब हुआ है ये? 2004 में हुआ था बैंकॉक में, 2008 में नई दिल्ली में। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए कि दिल्ली में कब हुआ था, 2008 में। उसके बाद 2014 में हुआ था नेपिता में, 2018 में काठमांडू में और 2022 में हमने देखा है ऊपर कहाँ पे हुआ था? कोलंबो यानी कि श्रीलंका में। तो ये रहा बिम्स्टेक के बारे में। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्री इसकी मेंबर है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? केंद्र सरकार ने मैंग्रोव वनों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि जारी की है? किस वनों की बात हो रही है? मैंग्रोव वनों की। इसकी सहायता के लिए कितनी राशि दी गई है सेंटर के द्वारा? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो ये दिया गया है ए 8.58 करोड़ रुपए। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। मैंग्रोव के संरक्षण और प्रवर्धन के लिए 7 तटीय राज्यों को केंद्रीय सहायता के लिए इतने रुपए दिए गए हैं। भारत में अगर बात करें कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है ये वन, तो दोस्तों ये 4,991.68 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये इसका जो डाटा है परसेंटेज में 0.15%, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि दोस्तों जो मैंग्रोव वन होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और जो हमारी पृथ्वी पे फैल रहा है क्या ग्लोबल वार्मिंग, उसको कंट्रोल करने में मैंग्रोव वन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके लिए हम लोग इसको बचाते हैं कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए हमने एक दिवस भी तय कर रखा है, वो है 26 जुलाई। ये भी इम्पोर्टेंट है, 26 जुलाई आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है कि मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारत में तो ये 9 राज्यों को और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। अभी हम आपको मैप में दिखाएंगे भी। इसमें जो है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, महानदी का डेल्टा, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा, पिचवरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब प्रमुख एरिया है जहाँ पे भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन आपने सुना हुआ नाम, कहाँ पे ये पश्चिम बंगाल में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ये मैंग्रोव वन है। देखिए इसको मैप में दोस्तों, यहाँ पे इस मैप से भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है। मैप में आपको ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है मैंग्रोव वन, वेस्ट बंगाल में है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गुजरात में है। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश में। आपको कम से कम ये जो सीक्वेंस है 3 तक याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 3 लाइन आपको पता होना ही चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए मैप पे लिखा हुआ भी है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारतीय सेना ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। कहाँ पे अभी भूकंप आया है दोस्तों, म्यांमार देश में। तो भारत की तरफ से मानवीय सहायता भेजी गई है, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो उसका नाम है दोस्तों बी, ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या नाम है, ऑपरेशन ब्रह्मा। देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारत ने म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, वायुसेना के विमान से राहत सामग्री भेजी जा रही है। म्यांमार में जो भूकंप आया था उसकी वजह से वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि उसकी तीव्रता थी 7.7। कितनी थी, 7.7। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता हम 2 तरह से नापते हैं। एक तो हम नापते हैं तरंगों की तीव्रता, और दूसरा हम नापते हैं कि वो कितनी तेजी से झटके दिया है, यानी कि झटकों की तीव्रता, और यहाँ पे तरंगों की। और इन दोनों को नापने का जो पैमाना है वो अलग अलग है। तो जो तरंगों को नापा जाता है उसको हम लोग नापते हैं रिक्टर स्केल पे, और वहीं झटकों की जो तीव्रता है उसको हम लोग नापते हैं मर्केली स्केल पे। तो ये बेसिक सा अंतर है, एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों कहाँ पे आया है ये भूकंप, म्यांमार देश में आया है। और म्यांमार के बारे में आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे कि म्यांमार का जो बाउंड्री है वो भारत के किस किस राज्यों से लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। एग्जाम में कई बार आता है, आपको ऑप्शन दे देगा और उसमें से दे देगा कौन सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य, असम डाल देगा, मेघालय डाल देगा, जो कि ये उससे सीमा साझा नहीं करते हैं। और टोटल सीमा कितना है, 1643 किलोमीटर। ओके, मैप से ये क्वेश्चन आता है। और ये जो बर्मा देश पहले था, जो अब म्यांमार बन गया है, ये भारत से अलग हुआ था। कब हुआ था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर 1935 में बर्मा को हमने भारत से अलग कर दिया था। और जब ये बर्मा, जब पहले जो नाम था, जब अलग हुआ तब इसका नाम पड़ा म्यांमार। यानी कि म्यांमार का ही पुराना नाम क्या है, बर्मा है। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 2025 में भाग ले रही है। तो ये बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, तो बताइए कि ये किस देश में होने वाला है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो दोस्तों ये हो रहा है बी, ग्रीस में। कहाँ पे हो रहा है, ग्रीस देश में हो रहा है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारतीय वायुसेना ग्रीस में शुरू होने वाली
बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 2025 में भाग लिया है। यह ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित कितने दिन का अभ्यास है? 12 दिनों का अभ्यास है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अब ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा कार्यक्रम कितने दिनों तक चलाया जा रहा है। इसमें दोस्तों 15 देशों की सेनाएं भाग लेने वाली हैं और ये जो अभ्यास है प्रति द्विवार्षिक यानी कि हर दूसरे साल पे इसका आयोजन किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो ये है कि विभिन्न देशों की वायु सेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत किया जाए। ये इसका उद्देश्य है, जो कि कहाँ पे हो रहा है? ग्रीस देश में हो रहा है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो कौन से चेयरमैन की बात हो रही है? भारतीय बैंक संघ की। सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो किसको बनाया गया है? इसमें बने हैं सी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी। देखिए इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं, इनको ही IBA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? MV राव जी का, जो कि इसके पूर्व अध्यक्ष थे। शेट्टी जो है IBA के माध्यम से क्या काम करेंगे? बैंकिंग क्षेत्र के विकास और नीति समर्थन को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ उद्योग से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान देंगे। यानी कि जो IBA है उसका काम क्या होता है कि हमें कैसे बैंकिंग में सुधार लाना है, जो भी नीतियां हैं उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आने वाले समय में उसको हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, इन सब चीज़ पे काम करता है ये। उसी के क्या बनाया गया है? अध्यक्ष। अगर हम बात करें IBA ये कब बना था, तो इसका गठन हुआ था 1946 में। इसमें सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों के साथ साथ सहकारी बैंक भी शामिल होते हैं। यानी कि ये सारे बैंकों को मिला करके प्लान बनाता है कि हमें फ्यूचर में कैसे क्या करना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कौन सा सम्मेलन है ये? पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो बताइए कि ये कहाँ पे हुआ है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो ये हुआ है बी नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को विज्ञान भवन यानी कि नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो। यह 2 दिवसीय सम्मेलन था जो 30 मार्च 2025 को समाप्त हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? सहयोग को बढ़ावा देना है, जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही साथ जो भी अस्थायी पर्यावरण का प्रबंधन हो सकता है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। ये सब उद्देश्य है इस सम्मेलन का, जो कि कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी लॉन्च की है? यानी कि सिंपली बताना है कि जो परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है ये किस देश ने बनाया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो ये बनाया गया है ए रूस के द्वारा। कौन बनाया है? रूस देश ने बनाया है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमस्क से प्रोजेक्ट 885M यासेन क्लास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी जिसका नाम है पर्व, इसको लॉन्च किया है। ओके, पर्व यासेन M क्लास प्रोजेक्ट 885M की जो चौथी पीढ़ी है, इसका ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला हमलावर पनडुब्बी है। पर्व जो है 2026 तक रूसी नौसेना में शामिल हो जाएगा, ये इसकी उम्मीद है। तो किसने बनाया है दोस्तों? ये पर्व नाम का परमाणु पनडुब्बी ये बनाया है रूस ने। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किस राज्य सरकार ने सरकारी दस्तावेजों तक आसान पहुंच के लिए AI संचालित चैटबॉट जिसका नाम है सारथी लॉन्च किया है? ये जो सारथी है ये एक चैटबॉट है जो कि राज्य सरकार ने बनाया है सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच बनाने के लिए। तो कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो ये लॉन्च हुआ है ए हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। हरियाणा सरकार ने सरकारी दस्तावेजों तक आसान पहुंच के लिए AI संचालित चैटबॉट जिसका नाम है सारथी उसको लॉन्च किया है। ये जो चैटबॉट है ये 17,820 से अधिक आधिकारिक दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करेगा। यह पहल भारत के शासन में
एआई के उपयोग की व्यापक प्रवृत्ति के अनुरूप है। यानी कि अगर ऐसा आगे चलता रहा, सभी राज्य ऐसे करते रहे, तो ये बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा भारत के शासन में। ओके, तो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? सारथी नामक ये दोस्तों हरियाणा में। आपके एग्जाम में सीधे पूछ सकता है, इसका नाम भी पूछ सकता है कि उसका नाम क्या है उस चैटबॉट का। तो क्या नाम है? सारथी। ओके, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है? लुईस ग्लेशियर जो अपनी तेजी से पिघलने के कारण खबरों में था, यह किस पर्वत पर स्थित है? दोस्तों, ऐसे जो ग्लेशियर होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे हम और भी ग्लेशियर पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, लेकिन अगर कोई न्यूज़ में है तो आप उसके लोकेशन को देखिए, वो किस देश में है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या नाम है इसका? लुईस ग्लेशियर जो कि पिघल रहा है। तो बताइए कि ये किस पर्वत पर स्थित है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो ये स्थित है माउंट केन्या पे। डी किस पे है? माउंट केन्या पे लुईस ग्लेशियर। देखिए इसके बारे में डिटेल में। लुईस ग्लेशियर जो कभी बर्फ का एक बड़ा पिंड था, अब बहुत सिकुड़ गया है और 2030 तक गायब हो सकता है। यानी कि ये लगातार पिघल रहा है। कहाँ पे है ये? माउंट केन्या पे। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये कौन से देश में है? केन्या देश में है। और ये जो केन्या देश है ये किस महाद्वीप में है? ये है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। माउंट केन्या जो है किलिमंजारो के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। यानी कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत आपने क्या समझा? किलिमंजारो। ओके, ग्लेशियर का पीछे हटना अफ्रीका की ऊंचाई पर स्थित बर्फ पर ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभाव को दर्शाता है। यहाँ पे आप देखिए एक लेक आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। और ये सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है कि ये कौन से देश की सीमा पे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे 3 देशों की सीमा पे स्थित है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। और अगर आपके एग्जाम में कोई चौथा और कोई देश दे दे तो समझ जाइए कि वही ऑप्शन गलत है। तो कहाँ पे ये कौन कौन से सीमा पे? लेक विक्टोरिया, तंजानिया, केन्या और युगांडा। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो किसकी बात हो रही है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की। तो बताइए कि टॉप पे कौन सा राज्य रहा है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो टॉप पे था ए हरियाणा। इसने टॉप किया है हरियाणा राज्य ने। देखिए यहाँ पे डिटेल में दोस्तों, ये भी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो आने वाले 2-3 महीने में जो भी एग्जाम होंगे, 2-3 क्या 6 महीना, उन सभी एग्जामों में यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके आ सकता है। तो बहुत ही अच्छे से आप इसको देखिएगा इस स्लाइड को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा जो है 34 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, जिसमें इसको टोटल आया है 104 पदक, जिसमें से 34 स्वर्ण है, 39 रजत है और 31 क्या है? कांस्य पदक है। तो ये हो गया पहले पे। दूसरे पे आया है तमिलनाडु। इसके पास क्या रहा है? 74 पदक, जिसमें से 28 स्वर्ण है, 19 रजत है और 27 क्या मिला है? कांस्य पदक है। इसके साथ ये रहा है दूसरे स्थान पे। और तीसरे पे रहा है उत्तर प्रदेश, जिसको टोटल मिला है 64 पदक, जिसमें से 23 स्वर्ण है, 21 रजत है और 20 कांस्य पदक है। दोस्तों आपके एग्जाम में कुछ भी यहाँ से घुमा फिरा करके डीप में जा करके पूछ सकता है। तो ये रहा है तीसरे स्थान पे। ये जो आयोजन हुआ है कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में, 3 अलग अलग स्थानों में और 6 अलग अलग खेलों में। टोटल यहाँ पे भाग लिए थे 1300 एथलीट। और अगर बात करें, ये है दोस्तों दूसरे नंबर का। इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो 2023 में हुआ था, और उसमें भी टॉप पे कौन रहा था? हरियाणा। यानी कि पहले साल भी टॉप पे हरियाणा था और दूसरे साल भी टॉप पे कौन रहा है? हरियाणा ही। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? किसकी बात हो रही है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो एशिया का ब्यूरो है, इसके सदस्य कौन बनाया गया है? सामने यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है, तो यहाँ पे बनाए गए हैं ए संजय सिंह जी। कौन बनाए गए हैं? संजय सिंह। देखिए यहाँ पे डिटेल में इनके बारे में। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह, यानी कि इससे पहले ये क्या है? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, जो कि अब बनाए गए हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के एशिया ब्यूरो सदस्य। इनका मेन काम क्या रहेगा? फोकस किस पे रहेगा?
इस पद पर उन्हें पूरे महाद्वीप में कुश्ती को बढ़ावा देने, विकसित करने के लिए UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के साथ मिलकर के काम करने का अवसर मिलेगा। ओके, तो क्या नाम है इनका? संजय सिंह। यहाँ पे बात हुआ है कि ये अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष किसके हैं? भारतीय कुश्ती महासंघ के। तो इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्योंकि अभी चर्चा में है तो एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। देखिए इसके बारे में दोस्तों, ये जो भारतीय कुश्ती महासंघ है भारत में कुश्ती को नियंत्रित करता है। स्थापित हुआ था 27 जनवरी 1967 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और ये है इसका लोगो, भारतीय कुश्ती महासंघ का। ओके, तो अभी इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? संजय सिंह जी। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? किसकी बात हो रही है? सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की। इसमें सुनील कुमार जी ने कौन सा पदक जीता है? सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो इनके द्वारा जीता गया है सी, कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। देखिए यहाँ पे डिटेल में सुनील कुमार ने कहाँ पे? जॉर्डन के अम्मान में 2025 का सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। आपके एग्जाम में सीधे पूछ सकता है कि 2025 का सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? तो जॉर्डन देश में हुआ है, जहाँ पर भारत के लिए पहला पदक आया है 87 किलोग्राम में, जो कि एक कांस्य पदक है। किसके द्वारा? सुनील कुमार जी के द्वारा। यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हो। यह सुनील जी का 5वां सीनियर एशियाई चैंपियनशिप पदक है, जिसमें 2020 में क्या आया था? स्वर्ण आया था। 2019 में आया था रजत, और 2022 और 23 में लगातार आया था कांस्य पदक, और इस बार भी 2025 में क्या आया है? कांस्य पदक। ओके, तो क्या नाम है इनका? सुनील कुमार जी, और इनका संबंध है कुश्ती खेल से। और अगर बात करें दूसरा पदक, वो आया है 97 किलोग्राम की कैटेगरी में। उनका नाम है नितेश शिवाच जी। यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हो। इनके द्वारा दूसरा कांस्य पदक लाया गया है। कौन से नंबर का? दूसरा कांस्य पदक। ओके, तो ये रहा इसके बारे में डिटेल में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य से है? दोस्तों, ये 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता है। नाम है इनका विनोद कुमार शुक्ल। आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है यही नाम कि कौन जीते हैं 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, यहाँ पे आपको एक स्टेप और आगे पूछा है कि वो किस राज्य से है। सामने यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है, तो ये है दोस्तों संबंधित सी, छत्तीसगढ़ से। कहाँ से आते हैं? छत्तीसगढ़ से। देखिए यहाँ पे डिटेल में छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। तो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है? नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और खिलेगा तो देखेंगे। ये तीनों रचनाएं किनकी है? विनोद कुमार शुक्ल जी की। तो या तो ये दे करके नाम पूछ दे कि किसकी रचना है, या फिर इनका नाम दे करके कोई रचनाओं का नाम दे दे और पूछे कि कौन इनकी इसमें से रचना है। ओके, क्योंकि इनको मिला है 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। वे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी लेखक में 12वें नंबर के हैं। ये तो हो गया इस बार की बात। ओके, अगर हम बात करें पिछली बार 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो वो 2023 में दिया गया था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। उनको संस्कृत भाषा में, और गुलजार जी को उर्दू के लिए दिया गया था। ओके, 58 नंबर का पुरस्कार। वही अगर हम ये बात करें कि सबसे पहली बार ये पुरस्कार किसको मिला था, तो सबसे पहली बार मिला था मलयालम लेखक GS कुरूप जी को, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन सा आयोग है ये? वरिष्ठ नागरिकों का आयोग है। इसको स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों। तो सबसे पहला राज्य बना है वो सी, केरल। किसने बनाया है? केरल ने। देखिए यहाँ पे डिटेल में केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। ओके, जिसका उद्देश्य है कि हमें बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है, नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना है।
तो ये किसके लिए बनाया गया है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। दोस्तों यहाँ पे ये जो काम हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा आयोग बनाया जाएगा तो जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे, प्रवचन सुनते होंगे, आप देखते होंगे टीवी में कि वृद्ध आश्रम में बूढ़े माँ बाप को उनके खुद के बेटे ले आकर के छोड़ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी से सही से बन नहीं रहा है तो मैं इनको यहाँ पे छोड़ने लाया हूँ। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? मतलब क्या होगा हमारे देश के फ्यूचर का कि जो माँ बाप आपको जीवन भर पाल पोस के बड़ा बनाए, आप जिस मुकाम पे पहुँचे हो उसके लायक बनाए, उनको ला करके आप वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हो। अरे अगर बहुत मतलब आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप अपनी पत्नी को बैठकर समझाओ, बताओ और उसको बोलो कि वो कंप्रोमाइज़ करे, चीज़ों को समझे, क्योंकि इनकी वजह से ही हम हैं, इनकी वजह से ही हमारे पास आज जो है वो है, इनकी वजह से ही हम दुनिया में आए हैं और हम उन्हीं को ला करके वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। मतलब क्या ही फ्यूचर है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप अपने अंदर ऐसा क्वालिटी लेकर के आइए कि आप अपने माँ बाप की सेवा हमेशा करिए, जिस भी कंडीशन में रहिए। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान इतना बुरा कंडीशन में नहीं रहेगा कि वो अपने माँ बाप की सेवा न कर सके। और अगर ऐसा कंडीशन आता भी है तो आप उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि उनको हटा दे सीधे, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ओके, तो आप एक अच्छा इंसान बनिए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी जानकारी बढ़ी हो और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कुछ भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।